वेलकम स्टूडेंट्स इन माय क्लास ऑफ मैथमेटिक्स। आज हम लोग करने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। इससे पहले आप जो डिटर्मिनेंट का फर्स्ट लेक्चर है उसे जरूर देख लें, और हम लोग जो मैट्रिक्स में किए थे एलिमेंट्री ऑपरेशन और मैट्रिक्स, उसको जरूर देख लें। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट में कुछ एलिमेंट्री ऑपरेशंस आएंगे जो मैट्रिक्स में हम लोग सीखे थे, उसी तरह का ऑपरेशंस है, बट मैट्रिक्स के ऑपरेशन से डिटर्मिनेंट के ऑपरेशंस में कुछ डिफरेंट रहेगा। लिखने का तरीका वही रहेगा, बस थोड़ा सा अंतर आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या क्या प्रॉपर्टी है वो जानना है। कुछ प्रॉपर्टी हम लोग लास्ट लेक्चर में किए थे, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो लास्ट लेक्चर में हम लोग किए थे the evaluation of determinant can be find out by expanding along any row and any column। तो पहला प्रॉपर्टी यही हो गया। पहला प्रॉपर्टी हो गया, फर्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग लिखेंगे the evaluation of determinant इसके साथ एक वर्ड जोड़ देते हैं। डिटर्मिनेंट किसका? ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डिटर्मिनेंट होगा, जो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट नहीं होगा। तो द इवैल्यूएशन ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स can be done by expanding along any row or any column। किसी भी रो के अलोंग या फिर किसी भी कॉलम के अलोंग एक्सपैंड करके हम लोग डिटर्मिनेंट को इवेलुएट कर सकते हैं। इसी से अब देखिए, किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अलोंग अगर एक्सपैंड करके इवेलुएट किया जा सकता है, इसका मतलब क्या है? द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड बाय इंटरचेंजिंग इट्स रोज एंड कॉलम्स। अगर रो और कॉलम को अगर इंटरचेंज कर देंगे तो वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट अनचेंज्ड रहेगा। वही चीज लिखेंगे, द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट remains unchanged by interchanging its rows and columns। That is, if A is a square matrix, क्योंकि एक स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डिटर्मिनेंट फाइंड होगा, then determinant of A is equal to determinant of A transpose। determinant of A is equal to determinant of A transpose। ये हो गया थर्ड वन। The value of the determinant is 0। The value of the determinant will become 0 if all the elements
of any row or column are each equal to 0। किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अगर सारा एलिमेंट 0 हो तो वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट विल बिकम 0। जैसे देखिए, अगर हम लोग लिखते हैं a इक्वल टू 0 0 0 5 6 7 8 9 6। अब इसको जब एक्सपैंड करेंगे तो एक्सपैंडिंग अलोंग अगर फर्स्ट रो करेंगे तो 0 इंटू कुछ, फिर -0 इंटू कुछ, फिर +0 इंटू कुछ, तो 0। उसी तरह और मान लीजिए a इक्वल टू लिखे a b c 0 0 0 p q r, तो इसका भी डिटरमिनेंट 0। इसको एक्सपैंड करेंगे एक्सपेंडिंग अलोंग C2। तो यहां पे देखिए ये जो 0 लिखे इसको हम लोग लिखेंगे सिंस ये जो R1 है R1 इक्वल टू 0 रो। R1 जो है ये एक 0 रो है। R1 ये एक है जो 0 रो है। यहाँ पे C2 जो है वो एक 0 कॉलम है। C2 0 कॉलम है तो एक्सपेंडिंग अलोंग C2 करेंगे तो 0 आएगा। R1 0 रो है तो एक्सपेंडिंग अलोंग R1 करेंगे तो 0 आएगा। उसी तरह द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट विल बिकम 0 इफ, इसके बाद 4 नंबर, द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट विल बिकम 0 इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम आर ईच इक्वल टू the corresponding elements of any other row or column। corresponding elements of any other row और कॉलम, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट विल बिकम 0 इफ एनी टू ऑफ इट्स रोज और कॉलम आर आइडेंटिकल। आइडेंटिकल का मतलब ही हो गया एग्जैक्टली द सेम। और इसको ऐसे लिख सकते हैं the value of the determinant zero if any two of its rows or column are identical। identical मतलब exactly the same, are identical। that is देखिए a equal to a b c d e f d e f, ये 0 होगा क्योंकि इसको जब हम लोग कॉलम 1 के अलोंग एक्सपेंड करेंगे तो a इंटू ये वाला, फिर -b इंटू ये, फिर +c इंटू ये वाला। तो जब a इंटू ये वाला लिखेंगे, इसको देख लीजिए एक बार, इसको a इंटू लिखेंगे हम लोग e f f, -b इंटू लिखेंगे d f f, +c इंटू लिखेंगे d e e। यहां पे लिख देंगे एक्सपैंडिंग अलोंग C1, कॉलम 1 के अलोंग एक्सपैंड किए। यहां पे हम लोग क्या किए, कॉलम 1 के अलोंग एक्सपैंड किए। तो इसके नेक्स्ट देखिए a इंटू
EF minus EF, this into this minus this into this, minus B into DF minus DF plus C into DE minus DE. इसके नेक्स्ट स्टेप A इंटू 0 माइनस B इंटू 0 प्लस C इंटू 0. इसके नेक्स्ट स्टेप 0 माइनस 0 प्लस 0, तो फाइनली 0. तो जब भी इस तरह रहेगा तो हम लोगों को पूरा इसे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ये एक प्रॉपर्टी में आता है. तो फिर हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे इसको 0 और सिर्फ रीजन लिखेंगे ये 0 लिख के लिखेंगे सिंस कॉलम 2 इज इक्वल टू कॉलम 3. कॉलम 2 एंड कॉलम 3 इक्वल है, इसलिए इसका डिटरमिनेंट का वैल्यू 0. उसी तरह A इक्वल टू अगर इस तरह है A B C P Q R, इसका भी वैल्यू 0. इसको देखिए, इसको एक्सपैंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, रो 3 के अलोंग एक्सपैंड करेंगे. रो 3 के अलोंग अगर एक्सपैंड करेंगे तो फिर हम लोगों को 0 मिल जाएगा. ऐसे किसी के भी अलोंग एक्सपैंड कीजिए, इसको 0 मिलेगा. रो 3 के अलोंग करेंगे तो जल्दी होगा. तो ये 0 लिखने के बाद यहां पे लिखेंगे कि R1 इक्वल टू R2. सिंस R1 इक्वल टू R2, ये R1 और R2 इक्वल है, इसलिए इसका डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 हो गया. अब इसके बाद और क्या क्या प्रॉपर्टीज है उसके बारे में जान ले. जैसे मैट्रिक्स में हम लोग अगर स्केलर मल्टीप्लाई करते थे तो सारे एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई होता था, लेकिन डिटरमिनेंट में क्या होगा, किसी एक रो या किसी एक कॉलम से हम लोग कॉमन ले सकते हैं. यहां पे और एक दो है, उसको पहले लिख लेते हैं. इफ वी इंटरचेंज द कंसेक्यूटिव रोज और कॉलम, देन द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट विल बिकम नेगेटिव. ठीक है. If we interchange any two consecutive rows or columns, then the value of the determinant will become negative. इसका मतलब जैसे मान लीजिए A अगर हम लिखे हैं ऐसा A B C D E F G H I, तो इसके नेक्स्ट अगर हम लोग ऐसा करते हैं, इसमें अगर कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम जो कंसेक्यूटिव लगातार हो, उसको अगर इंटरचेंज करेंगे तो फिर एक माइनस से मल्टीप्लाई करना होगा. जैसे मान लीजिए कॉलम 1 कॉलम 2 को हम लोग इंटरचेंज कर रहे हैं, तो B E H A D G C F I, तो फिर यहां पे एक -1. कोई भी दो लगातार रो या लगातार कॉलम को हम लोग इंटरचेंज कर सकते हैं. उसी तरह जैसे A इक्वल टू मेरे पास यही वाला चीज को हम लिखते हैं A B C D E F G H I, तो दिस इक्वल टू मतलब वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट जो हम लोग फाइंड करने जा रहे हैं
ये क्या होगा, माइनस टाइम्स हो जाएगा जो हम इंटरचेंज कर रहे हैं, जैसे डी ई एफ पहले लिख दिए, फिर एबीसी, फिर जी एच आई। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग क्या किए हैं, यहाँ पे कॉलम 1 और कॉलम 2 को इंटरचेंज किए, तो इसको हम लोग लिखेंगे C1 इज इंटरचेंज्ड विद C2। इसमें हम लोग R1 और R2 को इंटरचेंज किए, R1 इज इंटरचेंज्ड विद R2। ये सब हम लोग मैट्रिक्स में पढ़ चुके थे, मैट्रिक्स वाला लेक्चर को आप जरूर देख लीजिए, तो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। तो इसके नेक्स्ट अब क्या है, ये सब प्रॉपर्टीज का यूज हम लोगों को करना होगा। इसके नेक्स्ट क्या लिखेंगे, इसके नेक्स्ट देखिए, मैट्रिक्स में क्या होता था, मैट्रिक्स में स्केलर मल्टीप्लिकेशन में सभी एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई होता था, लेकिन डिटर्मिनेंट में क्या होगा, कोई भी एक रो या एक कॉलम के एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई, या फिर किसी एक रो या एक कॉलम से हम लोग कॉमन निकाल सकते हैं। मैट्रिक्स के केस में और डिटर्मिनेंट के केस में ये थोड़ा डिफरेंट है। देखिए, कंपेयर करके पढ़ते हैं तो ज्यादा इजीली समझ में आएगा। फॉर मैट्रिक्स, मान लीजिए ए इस तरह दिया हुआ है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, दिस इक्वल टू, इसके अगला नेक्स्ट स्टेप में यहां से हम लोग के कॉमन ले लिए, तो के कॉमन लेने का मतलब क्या हो गया, के कॉमन लेने का मतलब हो गया कि हम लोग सभी से के से डिवाइड देना है, तो दिस इक्वल टू ए बाई के, बी बाई के, सी बाई के, डी बाई के, ई बाई के, इस तरह। लेकिन डिटर्मिनेंट के केस में, फॉर डिटर्मिनेंट ए अगर इस तरह दिया हुआ है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, तो इसके अगला स्टेप में हम के तो कॉमन लिए हैं, लेकिन ये के कॉमन क्या होगा, किसी एक पर्टिकुलर रो के सारे एलिमेंट से या फिर किसी एक पर्टिकुलर कॉलम के सारे एलिमेंट से। आप कुछ भी कर सकते हैं, किसी एक रो के सारे एलिमेंट से या फिर किसी एक कॉलम के सारे एलिमेंट से। तो जैसे हम इसको ऐसा लिख दिए, ए डी जी, यहां पे लिख देते हैं बी बाई के, ई बाई के, एच बाई के, फिर ये सी एफ आई। यहां पे क्या लिखना होगा, टेकिंग के कॉमन आउट फ्रॉम C2, कॉलम 2 से हम लोग ये के को कॉमन लिए हैं। उसी तरह ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, फिर से हम के को कॉमन ले रहे हैं, बट अभी क्या करेंगे, किसी एक रो से कॉमन लेंगे। ये हो जाएगा फ्रॉम R3, ये क्या किए, R3 से कॉमन लिए। मतलब डिटर्मिनेंट को इवेलुएट करते समय अगर हमको दिखा कि हम किसी एक कॉलम से कॉमन ले सकते हैं, तो किसी एक कॉलम से कॉमन लेंगे, किसी एक रो से कॉमन ले सकते हैं तो किसी एक रो से कॉमन लेंगे। ये नहीं कि पूरा डिटर्मिनेंट से कॉमन आ जाएगा। इसके बाद देखिए, जैसे हम लोगों का मैट्रिक्स में एक प्रॉपर्टी था कि कोई भी एक
रो के एलिमेंट्स को किसी दूसरे रो के एलिमेंट को k से मल्टीप्लाई करके ऐड कर सकते थे एलिमेंट्री ऑपरेशन में, उसी तरह यहां पे डिटर्मिनेंट में भी होगा। तो जहां पे डिटर्मिनेंट का वैल्यू रिमेन्स अनचेंज्ड रहेगा, डिटर्मिनेंट का वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं आएगा। डिटर्मिनेंट के वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं आएगा। इसको लिखते हैं the value of the determinant remains unchanged if we add all the elements of any row or column with the corresponding any row or column by multiplied with a non-zero scalar k. Non-zero scalar k क्या लिखे हैं? The value of the determinant remains unchanged if we add all the elements of any row or column with the corresponding elements of any row or column by multiplied with a non-zero scalar k. जैसे डिटर्मिनेंट ऑफ ए अगर हम लोग फाइंड करने जा रहे हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, तो इसी के बराबर, इसी के इक्वल होगा ये वाला a प्लस जी के बी प्लस एच के सी प्लस आई के, बाकी इसको जो है वो रहने दीजिए। तो यहां पे देखिए क्या किए हैं, R1 को लिखे हैं R1 प्लस के टाइम्स R3। तो वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनचेंज, जो इसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू है वही इसके डिटर्मिनेंट का वैल्यू होगा, लेकिन k को नॉन जीरो होना है। k जीरो होने से भी कोई फायदा नहीं, तब तो फिर हम जहां थे वही रह जाएंगे। k अगर जीरो से मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे, यहाँ पे अगर जीरो से मल्टीप्लाई करके ऐड किए k की जगह जीरो, तो जो थे वही रह गए। उसी तरह ये तो हम लोग रो में किए, उसी तरह अगर हम लोग कॉलम में करते हैं, ये किसी भी रो या किसी भी कॉलम के साथ हो सकता है, तो हम एग्जांपल के लिए लिखे हैं। तो दिस इक्वल टू क्या होगा, C2 को लिखे हैं C2 प्लस के C3, C2 प्लस के C3, ठीक है। इसके नेक्स्ट डिटर्मिनेंट, the evaluation of determinant can be expressed as the sum of two determinant.
as the sum of two determinants if all the elements of any column are expressed in the form of sum of two elements and expressed as under, ये एक्सप्रेस्ड इस तरह होगा। दिस इक्वल टू, ये देखिए पहला दो कॉलम को सेम रखना है, थर्ड कॉलम में एक बार पी क्यू आर एक बार एक्स वाई जेड। इसके नेक्स्ट हम लोग लास्ट क्लास एक पढ़े थे, इफ A is a square matrix of order n, then determinant of Ka is equal to k power n times determinant of A। उसको भी लिख लीजिए। of order n, then determinant of Ka equal to k power n determinant of A। इसका प्रॉब्लम भी हम लोग लास्ट क्लास किए थे। तो ये हो गया प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। इसके नेक्स्ट हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट पे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। थैंक यू।